बच्चे हैं वो आगे सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले तो पेन मिलेंगे, पेन मिलेगा तब तो आगे जो सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो आज हो जाएगा। क्या देखता हूँ ये मिल गया मेरा पेन, पेन मिल चुका है। तो अभी स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे क्या कहना है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, इसमें कोलिजन के भी न्यूमेरिकल, कोलिजन हाँ जो एक टॉपिक है उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल, लेकिन कोलिजन पर पढ़ेंगे कहाँ पर, वो पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर के साथ। तो कोलिजन जो अगले चैप्टर के साथ पढ़ने वाले हैं तो उसके न्यूमेरिकल भी वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। एक दो न्यूमेरिकल की झलक मैं आपको बता दूंगा, इजी न्यूमेरिकल है लेकिन अब कर लेंगे जब पढ़ लेंगे उसके बाद ही, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह है वो आप देखो याद कर लोगे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ये वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वो वाले न्यूमेरिकल मैं नहीं कराऊंगा, दो चार न्यूमेरिकल हो सकता है मैं आपको दिखा भी दूँ, लेकिन जिनको दिखा भी दूंगा अभी उनको भी वापस सॉल्व करा दूंगा बाद में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मेरा क्वेश्चन, आ वाटरफॉल हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट ए टरबाइन। ओके, एक टरबाइन पर ये वाटर गिर रहा है, यहाँ पर टरबाइन की ब्लेड्स हैं, टरबाइन की ब्लेड्स पे जब पानी गिरेगा ऊपर से तो ये रोटेट होंगी, और इसकी रोटेशन की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको फाइनली अपन कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही टरबाइन का काम होता है, मैकेनिकल एनर्जी को उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कितनी हाइट से पानी गिर रहा है भाई, 60 मीटर की हाइट से। 60 मीटर की हाइट से जब पानी गिरेगा तो भाई इसके पास में कितनी एनर्जी लेके ही आएगा, एम जी एच। इसके बाद इतनी एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर मास की फ्लो रेट दे रखी है, पर यूनिट टाइम दे रखा है। मास यदि पर यूनिट टाइम दे रखा होगा तो mgh/t ये किसका फॉर्मूला है, वर्क पर यूनिट टाइम, ये किसका फॉर्मूला है, ये पावर का। तो यहाँ से पावर मिल जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर मास जो रखा है kg पर सेकंड में दे रखा है, तो आपको फाइनली जो पावर आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आपको पूछा गया, इसमें देखते हैं, द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेज आर 10% ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तो टरबाइन की ब्लेड रोटेट कर रही है ना भाई, टरबाइन की ब्लेड रोटेट कर रही है तो किसी शाफ्ट पर रोटेट कर रही होगी, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से 10% लॉस हो रहा है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड ड्यू टू टरबाइन। देखो टरबाइन को एनर्जी मिल कितनी रही है, मतलब पावर कितनी मिल रही है इस पानी की वजह से जो ऊपर गिर रहा है, mgh/t। m/t की वैल्यू दे रखी है, m/t मास फ्लो रेट है ना, तो ये दे रखी है m/t की वैल्यू 15, जी की वैल्यू आपसे बोला है 10 ले लेना, ले लेंगे भाई। एच आपको दे रखा है 60 मीटर की हाइट से, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये जो है इतनी एनर्जी, इतनी जूल पर सेकेंड, या फिर बोले इतनी वॉट पावर इसको मिल रही है पानी की वजह से। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें से 10% लॉस हो रही है फ्रिक्शन की वजह से। तो भाई जब फ्रिक्शन की वजह से 10% लॉस हो रही है तो फाइनली कितनी पर पावर दे पा रहा होगा, 90%। 90% इसका निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा 8100 वाट। लेकिन आंसर दे रखा है किलोवाट में, तो 1000 का डिवाइड कर दोगे तो 8.1 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। 8.1 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें दिक्कत वाली बात ही क्या है। देखो आपको पता है पानी के पास कितनी एनर्जी है, कितनी, क्योंकि कुछ साइड से गिर रहा है तो mgh एनर्जी है, तो ये तो हो गया इसका एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, यही पावर का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे m/t की वैल्यू दे रखी है मास फ्लो रेट की, और जी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, तो आपको पता चल गया कि पानी कितनी पावर लेके आ रहा था, तो वो लेके आ रहा था 9000 वाट पावर लेके आ रहा था, जिसमें से 10% फ्रिक्शन में लॉस हो रही, तो फाइनली मिल कितनी रही है 90%। 10% लॉस हो रही तो कितनी मिलेगी 90%। तो ये आपने देखा, तो यहाँ से आपका आंसर आया इतना वॉट, इतना वॉट। किलोवाट में आंसर पूछा है तो 1000 का डिवाइड कर दोगे तो 8.1 किलोवाट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि टरबाइन अपना पावर जनरेट करेगा, वो वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ओके, एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है जो कि आपको दे रखी है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। ओके, जिसकी वैल्यू है 2t(i) प्लस 3t²g। टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, दिख रहा है तो आई एन जे यूनिट वेक्टर एक्स वाई एक्सिस पे जो अपन जानते हैं। व्हाट विल बी द डेवलप वाई द सोर्स एट टाइम टी। व्हाट विल बी द, इसमें आएगा व्हाट विल बी द पावर, कितनी पावर डेवलप होगी यहाँ, क्योंकि आंसर व्हाट में दे रखा है ना, तो मुझे पता चल गया इसने पावर पूछी होगी। तो पावर निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो एक तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, पावर इक्वल्स टू dw/dt जब करते हैं
डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो वर्क होता है एफ डॉट एस, एफ यदि बाहर आएगा तो डी एस बाई डी टी, एफ डॉट डी एस, तो यहाँ से डी एस बाई डी टी होती है वेलोसिटी, तो एफ डॉट वी, ये फॉर्मूला ये। तो भाई आपके पास फोर्स है, यदि वेलोसिटी भी मिल जाए तो एफ डॉट वी लगा के आप पावर निकाल सकते हो। आपने कहा बिल्कुल निकाल सकता हूँ, पर सर यहाँ से मैं वेलोसिटी निकालूंगा कैसे, निकालूंगा कैसे या निकालूंगी कैसे, जो भी हो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है या नहीं होता है, आपने कहा होता है, मैंने कहा ठीक है मान लेते हैं आपकी बात। ये 2t i कैप प्लस 3t² j कैप, ये वैल्यू आपको पता है इसकी। मास, मास कितना है 1 kg, तो मास की जगह 1 पुट कर दो, पी गया। 1 इंटू इसकी जगह लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, 2ti प्लस 3t² जे। ठीक है, अब टी को यहाँ से मैंने हटा दिया, मैं इसको ले गया इधर, मैं इसको ले गया इधर, दोनों साइड कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या कर दिया इंटीग्रेशन। व्हाट विल द पावर डेवलप बाय द सोर्स एट टाइम टी, तो जीरो से लेकर टी तक है, पहले टाइम जीरो था वहाँ से टी तक है, ये वेलोसिटी जीरो से वी तक, डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी, लिमिट लगाओगे तो वी माइनस जीरो मतलब वी ही आ जाएगी। ये आ जाएगा 2t² बाई 2 i कैप प्लस 3t³ बाई 3 जे कैप। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जीरो से लेकर टी तक लिमिट लगाओगे तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी t² i कैप प्लस t³ जे कैप, क्योंकि दूसरी वाली में माइनस पुट करोगे तो दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो वो हटा देते हैं, माइनस पुट करोगे सिर्फ टी पुट करने पे वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ वी की वेलोसिटी जो आपको मिली t² i कैप प्लस t³ जे कैप। तो आपके पास एफ आ गया, आपके पास वी भी है, वी भी है नहीं, वेलोसिटी भी है, वी भी है नहीं, वेलोसिटी भी है, आपके पास वेलोसिटी भी है और आपके पास फोर्स भी है। तो बच्चों, प्यारे भोले दुलारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ से अब पावर नहीं निकाल सकते? अरे पावर जो होती है एफ डॉट बी होती है, फोर्स पता चल गया 2t i कैप प्लस 3t² j कैप डॉट t² i कैप प्लस t³ j कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालना इजी, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2t³ ओके 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 2t³ प्लस ये हो जाएगा 3 और 3 × 10⁵, 2t³ प्लस 3 × 10⁵। कैसे आया समझ आया, आई वाले को आई वाले से किया तो 2t मल्टीप्लाई बाई टी² मतलब 2t³ 3t² मल्टीप्लाई बाई t³, तो ये 3t⁵, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से आप आंसर मैच करते रहना, आपका आंसर आई थिंक ये सी ऑप्शन होगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, आप जो समझ सकते हो। इसका आंसर आपका 3t³ प्लस 3t⁵, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इजीली देखो ये आंसर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लगी हो तो आप वो भूल जाओ, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाई ए मशीन दैट delivers a constant power k. If the particle starts from rest, the force on particle at time t is, ये भी किसी वाले की तरह क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कांस्टेंट पावर दे रखी है, तो पावर जो होती है, पावर जो होती है वो होती है एफ डॉट वी। ठीक है, एफ डॉट वी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आपके पास पावर की वैल्यू दे रखी है के, ठीक है, पावर की वैल्यू दे रखी है के, तो पावर की वैल्यू यदि के दे रखी है और आपको क्या बता रखा है, पार्टिकल ऑफ मास एम इज ड्रिवन बाई ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर ई। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द फोर्स ऑन पार्टिकल एट टाइम टी इज, आपसे फोर्स की वैल्यू पूछ ली, इसकी वैल्यू पूछ ली, फोर्स की वैल्यू पूछ ली इस बार, तो आपको पता होना चाहिए, यदि फोर्स की वैल्यू आपको पूछ ली तो आपको क्या चाहिए बेसिकली, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि आपको किसी तरह से वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाए, यदि आपको किसी तरह से वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाए, तो वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी तो डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल लोगे और मास इंटू एक्सेलरेशन कर दोगे तो आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आपने कहा ठीक है, तो आप इससे पहले निकालने की कोशिश करो, क्या आप इससे वेलोसिटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो पावर मास
मैं मानता हूँ एफ और वी दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसको डायरेक्ट एफ इंटू वी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो। तो जो पावर की वैल्यू है, जो पावर की वैल्यू दे रखी है आपको के, इसकी जो वैल्यू आएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी इंटू वी। तो इसको मैं इधर ले जाऊँ तो वी डी वी को ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा रीअरेंज कर लो इसको, तो वी डी वी की वैल्यू के अपॉन एम इंटू डी टी हो जाएगी। बोलो, वी डी वी इधर रख लिया मैंने, और डी टी को उधर ले गया, तो के डी टी डिवाइडेड बाई एम, के बाई एम। के कॉन्स्टेंट है, कि पावर कॉन्स्टेंट, पावर इसने बोला, के की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, मास है, दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन, जीरो से लेके वी तक वेलोसिटी जा रही थी, जब टाइम जीरो से लेके टी तक गया, तो वी स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस साइड का, लिमिट रखोगे जीरो से वी तो वी स्क्वायर बाई टू ही आएगा। के वाई एम एक कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो क्या आपको यहाँ से v की वैल्यू मिली? v की वैल्यू मेरे हिसाब से आपको मिल रही है 2 k/m इंटू टी, अंडर रूट ऑफ 2 k/m इंटू टी, यही वैल्यू आपको मिल रही है वेलोसिटी की। यहाँ तक नोट कर लो पहले, यहाँ तक इजीली नोट कर लो बच्चों। तो मैं, ये तो एक कांस्टेंट है 2 k/m की पावर 1/2, इसको मैं अलग लिखता हूँ, और t की पावर 1/2 को अलग लिखता हूँ। अब आप dv/dt कर सकते हो क्या? क्या v का डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। 2 k/m की पावर हाफ तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, 1/2 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 1/2 बाहर, और t की पावर 1/2 -1, मतलब -1/2। तो फाइनली जो dv/dt की वैल्यू आएगी, मैं इधर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इसको, तो ये 2 k/m का अंडर रूट, 2 k/m की पावर 1/2 मतलब क्या होता है अंडर रूट, ये इसका अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1/2 अपॉन रूट टी। क्या ये बात आपकी समझ में आई? मैंने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि देखो 1/2 तो था ही, और टी की पावर -1/2 है, जब माइनस को हटाओगे तो इसको आपको नीचे ले जाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन टी की पावर हाफ, और टी की पावर हाफ मतलब रूट टी। तो यहाँ से डी वाई डी टी की वैल्यू आ गई आपकी, मतलब डी वाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल गई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिली आपको? 1/2 में बाहर लेता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट 2 k अपॉन एम इंटू टी, 1/2 अंडर रूट 2 k अपॉन एम इंटू टी, ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई एक्सेलरेशन की। तो आपको चाहिए था क्या? फोर्स। आपको चाहिए था क्या? देन फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको मास से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इंटू मास से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट ऑफ 2 k/m t। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा के यदि आप लिखोगे, थोड़ा सा डेकोरेट करके यदि आप इसको लिखोगे, तो बच्चों आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। ऐसे देखो, ये क्या हो जाएगा, एक नीचे रूट 2 है, ऊपर इसको, इस वाले एम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम लिख दूँ, दो बार अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम लिख दूँ, इसका मतलब भी एम ही होता है ना, इसका मतलब भी एम होता है, तो एक रूट से एक रूट एम से एक रूट एम ये वाला चला जाएगा, तो ऊपर क्या, और ऐसे ही इसको मैं लिख दूँ रूट 2 इंटू रूट 2, तो ऊपर वाला भी रूट 2 एक बार चला जाएगा। तो देखो ये क्या बचा, √m/2 के अपॉन, यही है, एक एक रूट एम से ये वाला रूट एम चला गया, गया भाई, इस तरह से ये एक रूट 2 से एक रूट 2 चला गया, तो ऊपर क्या होता है अंडर रूट एम के अपॉन, नीचे क्या होता है अंडर रूट 2 टी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट एम के अपॉन 2 टी, अंडर रूट एम के अपॉन 2 टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा टी के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख देना, एम के अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, और टी की पावर -1/2, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक अलग कांस्टेंट को अलग कर दिया और टी को एक अलग कर दिया। टी रूट टी जो नीचे है ना, तो मतलब टी की पावर हाफ नीचे, ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर -1/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने एक बार और बता देता हूँ, इसमें आपको फोर्स निकालना था, पावर की वैल्यू दे रखी थी के, तो पावर होता है F.V। यदि फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, यदि फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हुए, तो इसको डायरेक्ट F इंटू वी लिख सकता हूँ, एफ इंटू वी लिख सकता हूँ। मुझे फोर्स निकालना था, फोर्स निकालना था, तो डायरेक्टली फोर्स यहाँ से नहीं आ सकता, तो इसके लिए एफ को लिख दो एम इंटू ए, इसकी वैल्यू डी वी बाई डी टी, ये वी, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाता हूँ, वी डी वी एक साइड रख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा k/m इंटू डी टी। ठीक है, मैं इसको इधर इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो से वी, वेलोसिटी जीरो से वी जा रही है जब टाइम ये जा रहा है,
तो इसकी जो वैल्यू आई v²/2 की वैल्यू आई k/m इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल चुकी है वो मिली है आपको √2k/m इंटू टी। क्या यही वैल्यू मिली? तो आप यहाँ से dv/dt निकाल सकते हो इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, √k/m तो अलग लिख लो, ये कांस्टेंट, और ये रूट टी के अंदर है ना, तो टी की पावर हाफ हो जाएगा ये। इसका जो डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करने पे जो क्या आएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और टी की पावर -1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है n t टू दी पावर n-1, यहाँ पर टी की पावर हाफ है, तो भाई इसको हाफ को यदि बाहर करोगे तो टी की पावर हाफ -1, समझ रहे हो? तो हाफ इंटू टी टू दी पावर हाफ -1 मतलब -हाफ, तो ये वैल्यू आती है 1/2√t। तो √t का डिफरेंशिएशन होता है 1/2t। यही मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो ही आप शायद समझ ही गए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन डी/dt क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, √2k/mt, और 1/2 बाहर। इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरह लिख लूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 को √2 इंटू √2, ये एक √2 यहाँ से चला जाएगा, एक √2 यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, ये √2 ये वाला ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे वाला एक ही रूट बचेगा, √2mt। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो फोर्स की वैल्यू क्या करो आप, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इसमें, k/2mt में मास का मल्टीप्लाई करना है, और इस मास को √2m इंटू √m लिखोगे तो ये वाला अंदर वाला एक चला जाएगा, बचेगा फोर्स की वैल्यू √mk/2t। यही आपका आंसर है। तो फोर्स की वैल्यू √mk/2t। कांस्टेंट को यदि अलग लिखना चाहोगे तो √m/2 अलग हो जाएगा, और अपॉन 1/√2 है, √t है ना, तो इसको t की पावर -हाफ लिख दोगे यदि ऊपर लिखना है तो। यदि ऊपर लिखना है तो इसकी पावर -हाफ लिख दो, यदि नीचे ही लिखना चाहते हो तो 1/t की पावर हाफ लिख दोगे, कोई बात नहीं। और टी की पावर हाफ मतलब √t होता है, ये ध्यान रखना। ये कोई आपको ये तो चीज़ें बेसिक आपको पता ही नहीं, तो यहाँ से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of this car is proportional to, ओके, एक कार है जिसका मास m है, जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी उसकी क्या है, 0, एंड एक्सेलरेट सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज़ टू कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो एक टाइम पर, कुछ टाइम एक्सेलरेट करने के बाद किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम टी पर, इसके पास जो मैग्नीट्यूड है पावर का वो पी नॉट है। तो आपको बतानी है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू, आपको इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो आप जानते हो, ये अभी अभी मैंने बताया था आपको, F.V होती है पावर F इंटू वी हो जाएगी, तो V तो आपको पता ही है, ये रहा। तो P नॉट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन की लगा रखोगे dy/dt इंटू वी, dy/dt इंटू वी, क्या हो रहा है पेन पे, dy/dt इंटू ये हो जाएगा यहाँ से। तो P नॉट बाई एम इक्वल्स टू वी डी, और डी टी को ले जाता हूँ इधर, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। जब टाइम इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, सच ने बोला है। जब टाइम t हो गया तो मैंने मान ली वेलोसिटी भी हो गई। तो यहाँ पर जब इसको आप इंटीग्रेट कर ही दोगे तो पी नॉट बाई एम तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगाओगे t 0 से t तो t आ जाएगा यहाँ से, ये v²/2 हो जाएगा, ये v²/2 हो जाएगा यहाँ से। तो v² की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पी नॉट बाई एम, ठीक है, पी नॉट बाई एम इंटू 2t, v² की वैल्यू पी नॉट बाई एम इंटू 2t, के 2 उधर जाएगा तो v की जो वैल्यू आई √ऑफ पी नॉट बाई 2 पी नॉट बाई एम इंटू टी। तो भाई v किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, t की पावर हाफ के, v किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, t की पावर हाफ के। यदि m के साथ भी आपको रिलेशन चाहिए तो t √2/m के। तो आप जो भी ऑप्शन इनमें से आपको करेक्ट लग जाए वो इसके अकॉर्डिंग आप, मतलब एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गई ना, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको दे रखा हो क्वेश्चन वो दे देना। मेरे हिसाब से जो आंसर होगा इसका बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो आप देखो
यदि आंसर ये दे रखा होता कि जो v प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ पी नॉट टी के, तो वो ऑप्शन भी सही होता। v प्रोपोर्शनल है पी नॉट की पावर हाफ इंटू टी की पावर हाफ के, वो तो ऊपर वाली चीज़ ही मैंने ऐसे लिख दी थी, ये भी सही होता। यदि v का आंसर दे रखा टी की पावर हाफ अपॉन एम टू दी पावर हाफ, तो बताओ ये आंसर सही होता है या नहीं। तो मतलब कुल मिला के इस एक्सप्रेशन से जो भी आंसर निकल इसमें दे रखा वो सही है। तो ये समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीच ए हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस। ओके, एक बॉडी है जिसको अर्थ से फेंका गया ऊपर, ओके, और फिर अर्थ के रेडियस के इक्वल हाइट पर इसको फेंक दिया गया, ठीक है, फेंक दो। एंड रिटर्निंग टू द अर्थ, तो ये अर्थ पे वापस लौट के आती है। तो जैसे जैसे इसको नीचे से ऊपर फेंकोगे, जो ऊपर जाती जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब अर्थ के रेडियस के इक्वल हाइट पर पहुंच गई तो वेलोसिटी जीरो हो गई, इसने ऐसा बोला कि इतनी मैक्सिमम हाइट तक जा पा रही है। फिर उसके बाद वो नीचे लौट के नीचे लौट के नीचे लौट के नीचे, जब नीचे लौट के आएगी तो जिस स्टेट पर ये अर्थ से टकराने वाली होगी उस पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ऊपर से जब ये नीचे लौट के आ रही है भाई, जब जस्ट इससे टकराने वाली है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिस जस्ट टकराने से पहले। तो आपसे पूछा है कि पावर एक्जेक्टेड बाई ग्रेविटेशन फोर्स इज ग्रेटेस्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस पर मैक्सिमम पावर कब लगेगी। तो भाई पावर आप जानते हो एफ डॉट बी, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, कोई फोर्स लग रहा है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर या एम जी, जो भी एम जी मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहीं पर पावर मैक्सिमम होगी। तो इस पर मैक्सिमम वेलोसिटी कब कहाँ पे होगी, जब ये अर्थ के एकदम पास में होगी, ये वाली बॉडी जब अर्थ के एकदम पास में होगी तभी इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है, क्योंकि जब अर्थ से टकराने वाली होगी तभी तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ना यार, ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसका मतलब जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ पर पावर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है और पावर होती है एफ डॉट वी। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी प्रोजेक्टेड, नो, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्सो, नो, एट इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। ओके, ये बात सही है। एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स अर्थ, जैसे ही वो बॉडी इसको हिट करने वाली होगी तब इसकी पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, बोलो सही है, बोलो बोलो बोलो, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ डॉट बी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जब इसको आप ऊपर फेंक रहे होंगे, ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो तो फोर्स किधर लगा रहे हो, ऊपर, वेलोसिटी भी किधर है इसकी, बताओ बताओ बताओ, ऊपर। लेकिन इस पर ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा अर्थ की तरफ लगेगा, नीचे। तो जब इसको ऊपर फेंक रहे हो भाई तब इस पर फोर्स लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे, वेलोसिटी ऊपर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंगल 180 डिग्री पावर हो जाएगी, ठीक है, एंगल 180 डिग्री जब इनको दोनों को फेंक रहे हो। पावर एफ डॉट बी होती है ना, एफ डॉट बी, एफ डॉट बी होती है ना पावर। तो जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है इस वाले पॉइंट पर, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, 180। एफ डॉट बी का मतलब आप समझते हो एफ वी कॉस थीटा। अब जब ये अर्थ से जब टकराने वाली है, जब अर्थ से जब टकराने वाली है तो इसका मतलब फोर्स तो एम जी नीचे लगेगा हमेशा, जब ऊपर फेंक रहे थे तब भी नीचे लग रहा था, और जब नीचे आएगी तब भी एम जी नीचे लगेगा। लेकिन फोर्स भी जिस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, जब ये जस्ट टकराने वाली तो फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। जब दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री मतलब कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, एफ डॉट वी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऊपर फेंक रहे हो भले वेलोसिटी इसके वी के इक्वल है लेकिन पावर माइनस एफ वी होगी। समझ सकते हैं आप कैसे, क्या ये बात आपकी समझ में आई, बोलो जल्दी। जब थीटा जीरो हो जाएगा तो एफ और वी के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, जब सॉरी जब अर्थ से टकराने वाली होगी तो फोर्स भी ग्रेविटेशन का नीचे और वेलोसिटी भी नीचे। जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे ही लग रहा है लेकिन वेलोसिटी आपकी ऊपर, समझे आप, अरे बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक, एट इंस्टेंट जस्ट बिफोर बॉडी हिट्स द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m starting from rest undergoes a uniform acceleration if speed acquired in time t is v, the power delivered to the particle is, ओके, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ये चल रही है, कोई बात नहीं, चलने दो। तो आपसे पूछा इफ स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम टी इज वी, इसने टाइम टी में वी स्पीड एक्वायर कर ली। तो टाइम जब जीरो था तब वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन जब टाइम कितना हो गया टी तब इसकी वेलोसिटी जो हो गई वी हो गई। आपसे पूछा पावर डिलीवर टू पार्टिकल, तो ये पावर जो होती है वो होती है एफ डॉट वी, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू ए, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू ए,
और आपको पता है ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी है, डी वी बाई डी टी, और इसकी वेलोसिटी है ही। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा लाइन बना के, अरे ये इसको मैं क्या करता हूँ, इधर डी टी को इधर ले जाता हूँ, तो पी इंटू डी टी इक्वल हो जाएगा एम वी डी वी के, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूँ, जीरो से टी टाइम, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, जब टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी वी, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो पी टी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई टू, ठीक है। और डी टी ये टाइम जा रहा है जीरो से कैपिटल टी तक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लगाओगे तो ये कैपिटल टी आ जाएगा, तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, एम वी स्क्वायर अपॉन टू इंटू टी, एम वी स्क्वायर अपॉन टू इंटू टी, ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, एम वी स्क्वायर अपॉन टू टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रेज 15 kg मास फ्रॉम ए पुली, ओके एक पुली है, ठीक है, एक एंड पे आप फोर्स लगा रहे हो, if rope is pulled 12 मीटर when load is lifted to 3 मीटर, ठीक है, एक लोड इधर है एक पुली पर, कितना लोड है भाई ये 75 kg, 75 kg है, तो ये कितना फोर्स लगा रहा होगा 750, जी की वैल्यू 10 ले लो। तो अब आपको क्या होता है, 250 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको 250 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है, 250 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है आपको इस 75 किलो के मास को पुली की हेल्प से ऊपर उठाने के लिए। अब आपको क्या बोला, इफ रोप इज पुल्ड 12 मीटर देन लोड इज लिफ्टेड बाई, यदि आप इस रोप को कितना पुल करो 12 मीटर, तब मास कितना ऊपर जाता है, सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर। तो आपको बताना है कि इस एफिशिएंसी ऑफ पुली सिस्टम, एफिशिएंसी कितनी है इसकी, भाई एफिशिएंसी जो होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका आउटपुट क्या है, इस पुली सिस्टम का आउटपुट क्या, आप क्या करना चाह रहे हो इसे, भाई इस 75 kg के मास को ऊपर ले जाना चाह रहे हो, तो आपको एम जी एच, इसका वर्क है ना, इसका आउटपुट, इसका वर्क इसका आउटपुट हो गया, तो एम जी एच, एम जी कितना हो गया 750 इंटू कितनी हाइट तक ये जा पा रहा है 3 तक, ओके, ये इसका आउटपुट है। इनपुट क्या मिल रहा है इसको, ये वाला इनपुट, आप जो फोर्स लगा रहे हो वही इनपुट हो गया इसके लिए, तो वो कितना हो जाएगा, उसका वर्क कितना हो जाएगा एफ इंटू डी, फोर्स लगा रहे हो इतना और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 12, तो ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये 3 4 जा 12, 3/4 इंटू 100 मतलब 75%, तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी, पूरी सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स एंड वेक्टर देन इंस्टेंटेनियस पावर एज, ओके, यदि फोर्स और वेलोसिटी आपको दे रखे हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर बतानी, तो पावर आपको पता है होती है एफ डॉट वी, यदि आपको फोर्स की वैल्यू पता है भाई 60i प्लस, अरे यार 15j माइनस 3k डॉट 2i माइनस 4j प्लस 5k, तो आपको आई वाले को आई वाले से करना है मल्टीप्लाई, तो 120, जे को जे से तो माइनस 60, 120 माइनस 60, के वाले को के से तो माइनस 50, बस ये आपको कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक 120 माइनस 75, ये आ जाएगा 45 वॉट, ये आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ मोटर पंप इज 2 किलोवाट, हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन रेज टू ए हाइट ऑफ इतना मीटर, तो आपको पावर दे रखी है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, पावर दे रखी है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, ठीक है, 2 किलोवाट आ गई आपकी, इक्वल टू वर्क कितना एम जी एच, कितना मास ही ले जा सकती है, मास एम इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच, कितनी हाइट तक ले जाना है भाई 10 मीटर हाइट तक, 10 मीटर हाइट तक, वाटर पर मिनट, हर मिनट में, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड, ओके ओके ओके, यहाँ से जो मास की वैल्यू आ जाएगी वो 2000 इंटू 60 अपॉन 100, मतलब ये हो जाएगा 1200, तो इतना मास ये ले जा सकती है, तो पावर हाउ मच वाटर पर मिनट, तो कितना वाटर पर मिनट रेज कर सकती है
कितना मास वाटर का ले जा सकती है, तो ये हो जाएगा 1200। यहाँ से 1200 जो आंसर होगा वो आपका सही हो जाएगा। इतना मास ये ले जा सकती है भाई। ये आया मास, ठीक है। ये मास की वैल्यू किस में आई आप समझ सकते हो ना। ये मास की वैल्यू आई है आपकी केज में। ये मास की वैल्यू आपकी आई है केजी के अंदर। यदि मास की वैल्यू केजी के अंदर आ गई तो, लेकिन आपसे तो वॉल्यूम पूछा है ना, लीटर में दे रखा है। तो आप जानते हो मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी है 1200 kg। आपको चाहिए वो वॉल्यूम, केजी अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू बताओ आप, डेंसिटी की वैल्यू बताओ। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है पहले तो ये पता करो। वाटर की डेंसिटी होती कितनी है। वाटर की डेंसिटी, यदि आप वाटर की डेंसिटी की वैल्यू परफेक्ट यूनिट के साथ यदि यहाँ पे पुट कर दोगे, वाटर की डेंसिटी की वैल्यू परफेक्ट यूनिट के साथ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो भी किस में आ जाएगा, जिसमें आप चाहते हो। जिसमें आप चाहते हो उस यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा। तो वाटर की डेंसिटी आप मुझे बता दो, अभी बता दो, अभी बता दो भाई कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है या फिर 1000 होती है। चक्कर पड़ गया ये तो, ये तो चक्कर पड़ गया जी। तो वाटर की यूनिट जो होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है केजी पर मीटर क्यूब में क्या होती है, आपको यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। वो आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा। और आप जानते हो, आप जानते हो कि मीटर क्यूब जो होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देना। मीटर क्यूब में जो वैल्यू आएगी, मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी है मैं आपको कई बार ये चीज़ें बीते दिनों में बता चुका हूँ। कई बार ये चीज़ें बीते दिनों में मैं बता चुका हूँ कि इसकी डेंसिटी, चलो बता ही देता हूँ यार। ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी जब आपने पुट करी तो आपका आंसर केजी से केजी कट जाएगा, ये आएगा 1200 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। आप जानते हो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है लीटर, 1 लीटर। ये आंसर हो जाएगा 1200 लीटर। ये इसका आ जाएगा वॉल्यूम। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Point mass m is moved in a vertical circle of radius r with the help of stick. The velocity of the mass is 7 √7 actually. At lowest point, the tension in the string at the lowest point. तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू पूछी भाई। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो होता है, तो यहाँ पर एक तो टेंशन की वैल्यू पूछी है, तो एक बार कौन सा फोर्स लगता है mv²/r, और यहीं पर इसका mg भी होगा। तो भाई टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे कितना होता है T=mg + mv²/r। ठीक है, T=mg भी लग रहा है यहाँ पर mv²/r। तो v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू √7gr है तो v² की 7gr हो जाएगी। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन आ जाएगा 8mg। यदि आप वर्टिकल सर्किल में कोई चीज़ ऐसे घुमा रहे हो तो उसकी टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है इस लोएस्ट पॉइंट पर ही। क्यों होती है लोएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा लगता है। टेंशन सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि mv² भी बाहर लग रहा होता है, mg भी नीचे लग रहा होता है। यदि यही केस ऊपर चले गए, ऊपर आप जा रहे हो, तो यहाँ पर देखो बाहर कौन सा फोर्स लगेगा, mv²/r तो लगेगा, लेकिन टेंशन नीचे और mg भी इसका नीचे लगेगा। टेंशन नीचे और mg भी नीचे, तो T+mg=mv²/, होता है हाईएस्ट पॉइंट पर। तो यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू आती है mv²/r माइनस mg होती है, mv²/r माइनस mg होती है। तो लोएस्ट पॉसिबिलिटी होती है इसके टूटने की ऊपर वाले पॉइंट पर, और जो भी बीच वाले पॉइंट होंगे उनमें इंटरमीडिएट होगी, मतलब बीच वाले पॉइंट पर जो टूटने की पॉसिबिलिटी इन दोनों के बीच की होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा टूटने की पॉसिबिलिटी इस रस्सी की होगी यहाँ पर, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर टेंशन सबसे ज़्यादा है। इस लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज़्यादा है, तो इसकी टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 8mg है, टेंशन आपने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मास m इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्किल। आपने एक थिन वायर में एक मास अटैच किया और उसको आप ऐसे वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हो। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, तो इस ये वायर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पर है टूटने की, तो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि ये लोएस्ट पॉइंट पर टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी इनिशियली रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम द हाइट। ओके,
ये यहाँ से स्लाइड कर रहा है, ओके। जस्ट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्किल ऑफ डायमीटर डी, एक डायमीटर डी का सर्किल है, इसको जस्ट यहाँ पर पहुँच पाता है। हाइट इज इक्वल टू, तो ये कितनी हाइट से छोड़ा गया होगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होगी कि जब आप वर्टिकल सर्किल में घूमते हो, तो ये वाली मैंने जब वर्टिकल सर्किल बनाया था वहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5 g r। किस लिए, ताकि ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर पाए। ये मिडिल वाले पॉइंट पे जब ये रस्सी हॉरिजॉन्टल होती है, यहाँ पर वेलोसिटी होनी चाहिए √3 g r। किस लिए, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच पाए। और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए √g r, √g r ये वेलोसिटी होगी, तो आप इस सर्किल को कंप्लीट कर पाओगे। यदि आप इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब आपके पास मिनिमम वेलोसिटी √g r होगी, और आप इस सर्किल को कंप्लीट कर पाओगे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के। तो आप कोई सी भी पॉइंट की हेल्प लेके, इन तीनों में से किसी भी पॉइंट की हेल्प लेके अब आप वैल्यू निकाल सकते हो एच की। उसके लिए क्या करना है आपको, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस वाले पॉइंट से लेके आप, मैं बोलता हूँ इस वाले पॉइंट तक के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। किया इसके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है क्या, कुछ नहीं है, प्लस क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है, कितनी mgh इक्वल्स टू, इसके पास यहाँ पर फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए ताकि ये पूरे सर्किल को कंप्लीट करे, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5 g r। तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, प्लस जब ये नीचे इस वाले पॉइंट पर आ गया, जब ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आ चुका है भाई, जब इस वाले पॉइंट पर आ चुका है, तो इसके पास में इस वाले पॉइंट पर या पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ नहीं होगी, जीरो। तो यहाँ से एच की वैल्यू आप निकाल सकते हो जी। एच की वैल्यू क्या आप निकाल पाओगे या नहीं। एच की वैल्यू जो आ रही है आपकी, एच इक्वस टू आ रहा है आपका 5/2 r। आर मतलब इस सर्किल की रेडियस थी, लेकिन आपसे डायमीटर की फॉर्म में पूछा, तो आर होता है d/2। आर की जगह d/2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 5/4 एच की वैल्यू इतनी होनी चाहिए मिनिमम, ताकि ये पूरे सर्किल को पार कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, आप दूसरी चीज़ भी कर सकते हो। आप एक काम करो, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के लिए एनर्जी बैलेंस लगा दो, तो कोई बात नहीं। इनिशियली इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh है वो, ठीक है, बाकी कोई एनर्जी नहीं। फिर बाद में जब ये इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हाफ m v², v मतलब √g r का स्क्वायर, प्लस इसके बाद अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी चाहिए, यहाँ से d ऊपर है ना, d, तो mg इंटू डी। एच यहाँ पे कितना होगा, इस वाले पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट से कितना ऊपर है, mg इंटू एच, तो एच कितना है इधर, d की जगह 2r पुट कर देता हूँ। तब यहाँ से mg सब गए, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2 प्लस 2r। एच इक्वस टू 2 × 4, जब इसमें 2 एलसीएम ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4r, यहाँ से आ जाएगा 5r/2। वापस आंसर वही आ रहा है ना आपका, r की जगह जब dy पुट कर दोगे d/2, तो भाई आंसर वही आ गया जो अभी आया था। ठीक है, एनर्जी बैलेंस चाहे आप इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस वाले पॉइंट तक लगाते तो भी यही आंसर आता। कुल मिला के आंसर यही आना था। What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it कैन कंप्लीट द लूप। तो आपको पता होना चाहिए बात कि वर्टिकल लूप को कंप्लीट करने के लिए इस मिनिमम वाले लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो भाई इस मिनिमम पॉइंट पर वेलोसिटी होनी चाहिए √5 g r। तो आंसर √5 g r होगा भाई, सब जगह रूट लगा दो, √5 g r होनी चाहिए वेलोसिटी। और जब ये वर्टिकल लूप को कंप्लीट कर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, √g r। और जब हॉरिजॉन्टल इस वाले पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √3 g r। मिनिमम वेलोसिटी √3 g r होनी चाहिए। तो इस तरह से आप किसी पॉइंट पे बोले वो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस, ओके, आई थिंक दिस इज 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पर, विद ए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ आप एक सर्किल में मूव कर रहे हो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स
8 × 10⁻⁴। देखो आपने क्या किया, इस वाले सर्किल में यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक पूरा राउंड पूरा किया, फिर दूसरा राउंड पूरा करके इस वाले पॉइंट पे जब आप वापस पहुँचे तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 8 × 10⁻⁴ जूल। 8 × 10⁻⁴ जूल। तो हाफ mv² की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁴। मास आपको पता है यहाँ पर कितना है, 10 ग्राम्स। 10 ये केजी में आ जाएगा, तो यहाँ से 8 × 10⁻⁴, ये एक बार ऐसे कट गया, तो v² की जो वैल्यू आई 8 इंटू, एक कट हो गया ना, तो 10⁻², और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू, समझे आप, तो ये हो जाएगा। यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 16 इंटू 10⁻², 16 इंटू 10, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻1। 4 4 या 16 होता है ना, तो 4 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.4। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 0.4 मीटर पर सेकंड। इस जगह पे ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या आपसे ये इस जगह पे वेलोसिटी पूछी थी, नहीं। सेकंड रिवोल्यूशन आफ्टर ऐसे पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी। तो आप क्या करो, आप क्या करोगे, आप लगाओगे इसके लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इनिशियली इसने 0 से स्टार्ट किया था, तो क्या आप ये थर्ड v² u²+2s लगा सकते हो। यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, 2α × θ। आप ये बात समझते हो, v² = u²+2as, ये नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी जब होती है तब लगाते हैं, लेकिन ये सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी = इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू थीटा, जो इसने एंगल कवर किया है। तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा में मानता हूँ, ठीक है। इनिशियली ये 0 से स्टार्ट किया था इसने फर्स्ट वाले लूप में, 2 इंटू एल्फा की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसने कितने 2 चक्कर कंप्लीट करनी होता है, टोटल कितना थीटा, 4 पाई। ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने पास फाइनल ओमेगा की वैल्यू है कितनी, v = ω/r होता है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी दे रखी है 0.4, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू इसकी रेडियस जो कि 6.4 है, जो कि 6.4 सेंटीमीटर है, मतलब ये इसकी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से 0.4 इंटू 100/6.4, ठीक है, ये 6.4, और ये 100 ऊपर कैसे चला गया आप समझ ही गए होंगे, 100 मतलब ये 10⁻2 था, -2 था, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये चला गया, ये गया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई फाइनली, 100/60। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं अभी आपको एक चीज़ बताया था। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू जब आपको मिल गई तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a = α × r, तो जो रेडियस है उससे मल्टीप्लाई कर देना वापस अल्फ़ा को, आपको एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इतना सब कुछ करना है क्या, इतना सब कुछ करना है क्या, जब ये लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ना, तो मैं ये लगा दूँ ना, v² = u²+2as, ठीक है, ये लगा सकते हैं क्या। तो आपको चाहिए v² = u²+2as, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पर, और ये s इसने कितना मूव किया, देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी पता है आपको, इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ था, +2 इंटू ए टेंजेंशियल आपको निकालना है, s कितना आएगा, s एक बार में ये कितना चलता है भाई, 2πr, तो 2 बार में कितना चलेगा, 4π इंटू r, r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁻, यहाँ से डायरेक्टली 80 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्टली 80 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली जो वैल्यू आएगी वही आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपका दिमाग ऐसे काम नहीं कर रहा, तो आपके पास ये दूसरा अल्टरनेट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज व्हील्ड इन ए वर्टिकल सर्किल विद अनदर एंड ऑफ स्ट्रिंग एट सेंटर। ओके, इस तरह से एक सेंटर से एक, ठीक है, एक स्टोन टाइड किया हुआ है, यहाँ पे एक स्टोन बांधा हुआ है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट
lowest position and has a speed. Find the magnitude of change in its speed as it reaches a position where string is horizontal. ओके, तो जैसे ही स्ट्रिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुँचती है, जैसे ही यहाँ पर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुँचती है, इस जगह पे यदि वेलोसिटी u है, तो पहले ये बताओ इस जगह पे वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो एनर्जी बैलेंस करके। तो यहाँ पे के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। इसको आपको दे रखी है कि इसकी रस्सी की लेंथ एल है भाई, यहाँ से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। के आई इनिशियली इसके पास सिर्फ इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ, इनिशियली इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इस वाले पॉइंट को रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की हो जाएगी जीरो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल्स टू, फाइनली इस पॉइंट पर जब ये पहुंचा, फाइनली इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, तो इसने बता दिया कि ये सिर्फ इसी पॉइंट पे पहुंच पाता है। यदि ये सिर्फ इसी पॉइंट पे पहुंच पाएगा, यदि ये सिर्फ इसी पॉइंट पे पहुंच पाएगा, तब तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये इस वाले पॉइंट पर पहुंच के रुक नहीं रहा है, ऐसा इसने बोला नहीं। इसका मतलब इस वाले पॉइंट की कुछ वेलोसिटी होगी हाफ एम यू डैश का स्क्वायर प्लस 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 इस वाले पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है जिसकी वैल्यू एम जी इंटू एच है। एच मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो रस्सी की लेंथ के इक्वल ही है, वो रस्सी लेंथ के इक्वल ही है, तो एम जी इंटू एल। तो यहाँ से यू डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एम टू एम टू एम 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 गया जी। तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू यू डैश स्क्वायर बाई टू प्लस जी इंटू एल। टू का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो यू स्क्वायर इक्वल टू यू डैश स्क्वायर प्लस टू जी एल। तो यहाँ से यू डैश स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो यू स्क्वायर माइनस टू जी एल आ रही है। मतलब इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है यू डैश वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी यू है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि दोनों का डिफरेंस बता दो, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस बता दो। तो आप फटाफट होशियार बनोगे, फटाफट होशियार बनोगे, फटाफट बनोगे लेकिन होशियार। आप बोलोगे भाई वेलोसिटी का डिफरेंस पूछ रहा है ना, मैं अभी बताता हूँ मैं अभी बताता हूँ। आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और बाई चांस ये ऑप्शन भी आपको दे रखा है, बाई चांस नहीं सोच समझ के उसने ये ऑप्शन भी डाला है उसमें, आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर यू आई है, जब ये वेक्टर यहाँ पर पहुँच गया तो ये जे फॉर्म में आ जाएगा भाई। तो आपको यदि वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे ये पूछ ले इनिशियल माइनस फाइनल, ये अकॉर्डिंगली पूछ लेगा कि इन दोनों में डिफरेंस बता दो। तो भाई यदि फाइनल वेलोसिटी आपकी है तो ये यू स्क्वायर माइनस टू जी एल है, लेकिन जे क्या है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, लेकिन क्या आई क्या है, समझ रहे हो? तो यदि आपको डिफरेंस बताना ही है और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालना है तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, ये हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल का अंडर रूट, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है जो अभी आपने होशियारी करी थी। सॉरी, अंदर टू नहीं बचेगा, अंदर टू नहीं बचेगा, टू कॉमन ले लिया था, यू स्क्वायर माइनस जी एल, टू कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। आप समझ रहे हो? ये गलती मत कर देना भाई, ये गलती मत कर बैठना इसमें कि डायरेक्ट जो आप ऐसे करके निकाल दोगे, और ये ऑप्शन दे भी रखा है, ऑप्शन दे भी रखा है, लेकिन वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। Next question. A mass is performing vertical circular motion. If average velocity of particle is increased, then at which point the string will break? जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था, स्ट्रिंग के टूटने की सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है लोएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि वहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। किस पॉइंट पर ये टूट सकता है, बी पॉइंट पर, ऑप्शन। अब देखो ये कोलिजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो कोलिजन वाले क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपको अभी नहीं करा रहा हूँ। कोलिजन वाले क्वेश्चन जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद में कोलिजन वाले क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यदि आपको मन हो ही जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यदि कोलिजन इलास्टिक है, यदि कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, मास इसका m1 है और u1 वेलोसिटी है, दूसरा है मास m2, इसकी वेलोसिटी है u2,
दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद फर्स्ट वाले मास की वेलोसिटी हो गई v1 और दूसरे वाली मास की वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, तो आपसे यदि आपको दे रखा हो कि मास m1 की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, m2 की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और टकराने के बाद की दोनों की वेलोसिटी में से आपको किसी की भी वेलोसिटी पूछ ली हो, तो यदि फर्स्ट वाले की वेलोसिटी पूछी हो टकराने के बाद, तो आपको क्या करना है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। v2 की वैल्यू चाहिए आपको m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। बस ये करना है आपको, बस ये फॉर्मूले हैं जो आप याद रख सकते हो। टकराने के बाद और टकराने से पहले क्या सिचुएशन है, यदि टकराने से पहले दोनों की वेलोसिटी दे रखी है और टकराने के बाद वेलोसिटी पूछी, लेकिन किस टाइप का कोलिजन है ये, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कैसे आता है, कहाँ आता है, ये सब चीज़ अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन फॉर्मूले बता देता हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी मदद मिलेगी। हेड ऑन प्लास्टिक कोलिजन, हेड ऑन मतलब दोनों के सेंटर मास एक दूसरे के आमने सामने है, और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन की क्या खास बात होती है, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, किसका, सिस्टम का मोमेंट टकराने से पहले इक्वल टू सिस्टम का मोमेंट टकराने के बाद, मोमेंट नहीं मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल फाइनल सेम रहता है। और एक चीज़ बात, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद ये भी कंजर्व रहती है, कंजर्व नहीं, टकराने से पहले वाली मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिला के इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिला के कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, भले ही इलास्टिक कोलिजन हो। कंजर्व होने का मतलब होता है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सेम रहती है, नहीं, लेकिन जब वो टकरा रहे होते हैं एक दूसरे से, जस्ट टकरा रहे होते हैं, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए आप बोलते हो कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल होती है, लेकिन कंजर्व नहीं होती, लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जब आप उनको ऐड करोगे तो भले ही वो टकराने से पहले हो या टकराने के दौरान हो या टकराने के बाद हो, वो वैल्यू सेम ही आएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐसा केस नहीं है, टकराने से पहले सेम होगी और टकराने के बाद में सेम होगी, मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल होगी, लेकिन कंजर्व टर्म यूज नहीं कर सकते इसके लिए। अब फाइनली वेलोसिटी के फॉर्मूले यदि आपको करने हैं, टकराने के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी, ये किसके लिए फॉर्मूले लिख रहे हैं अपन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए। यदि v1 यदि इसकी m1 की वेलोसिटी टकराने के बाद यदि चाहिए तो m1 माइनस m2 करना, m1 मतलब v1 चाहिए तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, मतलब इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले कितनी थी, प्लस 2 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू इसकी वेलोसिटी सेकेंड वाली। दूसरी वाली की वेलोसिटी चाहिए टकराने के बाद, तो क्या करोगे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, यहाँ पर u2 हो जाएगा क्योंकि v2 चाहिए तो पहले u2 लाना पड़ेगा, प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर m2 था, यहाँ पर m1 आएगा इंटू u1, अभी u1 इधर चला जाएगा क्योंकि v2 निकालना है तो u2 आगे आएगा, v1 निकालना है तो u1 आगे आएगा, u2 इधर चला जाएगा, u1 इधर चला जाएगा पीछे। ठीक है, आप समझ गए, आप याद रख सकते हो इनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इलास्टिक कोलिजन के लिए, यदि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है तो ये। दूसरी एक चीज़, यदि कोलिजन इलास्टिक हो, यदि कोलिजन इलास्टिक हो और यदि दोनों के मास सेम हो, दोनों के मास सेम हो, एक v1 वेलोसिटी से चल रहा हो, एक v2 वेलोसिटी से चल रहा है, तो टकराने के बाद क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब अब ये वाला v2 से चलने लगेगा और दूसरा वाला v1 से चलने लगेगा। जैसे कि मैं पूछता हूँ, एक मास है जो चल रहा था पहले 5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा मास सेम, मास सेम है, जितना पहला था उतना ही दूसरा मास है, लेकिन वो चल रहा था -3 से। अब टकराने के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट वाला है वो -3 से चलने लगेगा और जो सेकंड वाला है वो 5 से चलने लगेगा। ठीक है, डायरेक्शन भी एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब ये माइनस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा वाला प्लस डायरेक्शन में जाएगा, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही जाएंगे, डायरेक्शन भी। मतलब डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी को उठा के इस पर लगा देना फर्स्ट वाले पे, और फर्स्ट वाले की वेलोसिटी उठा के सेकंड वाले पे लगा देना। किस कंडीशन के लिए, जब कोलिजन इलास्टिक हो और दोनों के मास सेम हो तब की बात हो रही है। ठीक है, आप ये कर लोगे, सारे कोलिजन के क्वेश्चन है, यदि आपको लगे कि मुझे अभी करने चाहिए तो आप अभी कर सकते हो, अदरवाइज आप जानते ही हो कि आप जानती हो जब नेक्स्ट अपन ये चैप्टर पढ़ लेंगे तभी इजीली अपन सारी की रही होगी। मेरी शक्ल और बाल उड़े हुए एकदम, क्योंकि मैं थोड़ा सुबह सुबह जगा हुआ भी और ये वीडियो बनाने लग गया था। ये एक्चुअली में 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं एक क्वेश्चन को करा दूं, नहीं तो ये छूट जाएंगे।
तो ठीक है, ये करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, द हार्ट, ये हीट नहीं है, द हार्ट है। द हार्ट ऑफ ए मैन पम्प्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। तो ब्लड फ्लो रेट दे रखी है, मतलब ब्लड फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट है ना यार, इसकी लीटर में दे रखा है, पर यूनिट टाइम दे रखा है, मतलब लीटर पर मिनट दे रखा है। तो ये दे रखी है वैल्यू आपको लीटर पर मिनट में। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में जो होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, ओके। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में जो ब्लड फ्लो रेट आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ गई ब्लड फ्लो रेट। मतलब कुल मिला के क्या, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, कितना वॉल्यूम हार्ट अपना पंप कर रहा है। ठीक है, अभी आपको निकालनी है इसकी पावर। किसकी पावर निकालनी है, अपने हार्ट की। तो हार्ट की पावर जो होगी, ये कितना प्रेशर लगा रहा है हार्ट, कितने प्रेशर के अगेंस्ट पंप कर रहा है, कितना प्रेशर आर्टरीज में है जिसके अगेंस्ट इसको पंप करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम फ्लो रेट। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी पावर। ये पावर है, ओके। तो प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, जब फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड जब पढ़ने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप 9 to 10 में। पी प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, ओके। रो जी एच मतलब रो लिक्विड की डेंसिटी है, जिस लिक्विड को आपको प्रेशराइज कर रहे हो उस लिक्विड की डेंसिटी है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है जी को 10 लेना है। एच क्या है, जिस हाइट तक उसको प्रेशराइज करना है, जिस हाइट तक उसको भेजना है। तो आपने देखा होगा जब मोटर से पानी भेज रहे हैं या किसी से पानी में, रो जी एच आपने देखा ना ये फॉर्मूला। इसको देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आप पता कर लो रो जी एच ये फॉर्मूला है। तो रो मतलब किसको प्रेशराइज करना है, मरकरी को, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में रो इंटू जी की वैल्यू दे रखी है 10, किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और एच मतलब हाइट, कितनी हाइट तक। तो इसने बताया कितनी हाइट तक जा रही है, 150 mm को यदि आपको बदलना हो मीटर में तो इसको 1000 से नीचे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये तो बात तो आपकी समझ में आती होगी, आई थिंक ये बात आपके समझ में आती होगी। तो यहाँ से जो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 150/1000। समझ गए आप कैसे मैंने निकाली ये वैल्यू। सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई ये। तो इसको 10⁻⁴ लिख दिया इससे मल्टीप्लाई करके, तो और इसको अलग लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप, अब पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट में ही मज़े की बात छिपी हुई है। तो यहाँ से यूनिट को यदि मैं देखूँ तो ये इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो यूनिट आई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एम स्क्वायर से यहाँ से एम स्क्वायर जाएगा तो एक एम बचेगा, सिर्फ एम स्क्वायर चला जाएगा तो एक एम बचेगा। तो ये इसकी यूनिट आ गई प्रेशर की यूनिट आ चुकी है यहाँ पर रोजीएस करने पर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है उसको निकालना चाहो तो 3 0 कट कर दो, यहाँ पे रह जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 13.6 इंटू 15 इंटू 10⁻²। ये प्रेशर की वैल्यू आ गई और यूनिट आपने देख ली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं, जब आप इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या ये वैल्यू जो आ रही है, क्या ये जो वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पर, ये पावर की वैल्यू हैवी या नहीं, ये अपन देखते हैं। ये वैल्यू पावर की हैवी या नहीं। तो वॉल्यूम, इससे मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम को, तो 13.6 इंटू 15 इंटू 10⁻²। ठीक है, इंटू 10⁻²। ये यहाँ पे यदि आपको मल्टीप्लाई करोगे इससे 5/60 इंटू 10⁻³ से, ये तो ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई। लेकिन यूनिट का मल्टीप्लाई करो, मज़ा तो तब आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब पर सेकंड, देखो यही वैल्यू है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ से भाई 1 मीटर ये चला जाएगा और ये सेकंड क्यूब हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3। अब ये बताओ, क्या ये पावर की यूनिट है या नहीं, तो आपको पता है जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ इंटू वी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट बताओ। फोर्स की यूनिट यदि आप देखो, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी देखता हूँ। मास की यूनिट क्या होती है, केजी।
इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे बताइए पावर की यूनिट यहाँ से क्या आ रही है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। तो क्या ये पावर है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये यूनिट आपको मैच हो गई। तो ये थोड़ा दिमाग यदि आप इसमें लगाओ, आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं भी पता इसका, तो आप एग्जैक्टली कैसे निकाल सकते हो। जो पावर, इस दूसरे में देखें, जो पावर आएगी, जो पावर आपकी आएगी वो कैसे आएगी, जो प्रेशर आएगा, यदि आप प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम फ्लो रेट से, वॉल्यूम फ्लो रेट से, मीटर क्यूब पर सेकंड से, यदि पावर को मल्टीप्लाई, प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर की यूनिट अभी आपने देख ली, उन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पावर मिल रही। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट, आप यदि यहाँ पर ध्यान से देखो, यूनिट को ध्यान दो, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ यूनिट पे ध्यान देने पे, ठीक है। यूनिट मैच कराने पे आप पावर यहाँ से निकाल सकते हो। बाकी फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया। यदि प्रेशर, पावर निकालनी हो तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट, इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्यों बोल रहा हूँ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट, यदि इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पावर मिल जाएगी, ठीक है। इसी था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बच गया था, वो कुछ इस तरह से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। ये रहा क्वेश्चन, ये ना, नहीं ये तो हो गया था, पीछे आएगा अब शायद। एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू ए हॉर्स पाइप। एक इंजन है, ठीक है, इंजन, ये इंजन यहाँ पे रखा हुआ है, ये पंप कर रहा है वाटर को एक हॉर्स पाइप के थ्रू, ये हॉर्स पाइप है, इसके थ्रू वाटर यहाँ से निकल रहा है। वाटर पासिस थ्रू द पाइप एंड लीव्स इट विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो पानी बाहर निकला उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर इन द पाइप इज, मास पर यूनिट लेंथ 100 kg पर मीटर। समझ रहे हो, मतलब 1 मीटर लेंथ में, इसके पाइप की 1 मीटर लेंथ के अंदर कितना वाटर फ्लो हो रहा है, 1 मीटर लेंथ के अंदर 100 kg वाटर है, इसका मतलब यही होता है, 1 मीटर लेंथ के अंदर 100 kg वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, इंजन की पावर कितनी, आपको किसकी पावर निकालनी है, इंजन की पावर, किसकी, इंजन की पावर कितनी। तो इंजन की पावर यदि आपको निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इंजन कितना फोर्स डेवलप कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, इंजन कितना फोर्स डेवलप कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो आपको पता है फोर्स को यदि मैं लिख लूँ तो मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकता हूँ, इंटू वेलोसिटी, ऐसे मैं कर दूँ। तो यदि मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँ तो मास इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऐसे लिख सकता हूँ इसको। फिर पावर को और इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, मास पर यूनिट टाइम इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो अब मैं क्या करूँ, अपने को मास तो पता नहीं, मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो मैं लेंथ का नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ दे रखा था, तो मैंने लेंथ का नीचे डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मास को मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह से ये एल सी एल कट जाएगा, ये वापस वही की वही वैल्यू आ जाएगी। लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम, ये क्या होगी, वेलोसिटी होगी ना, लेंथ पर यूनिट टाइम ये होगी इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ से यदि आप मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है 100, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 100 दे रखी है, ये लेंथ पर यूनिट टाइम ही वेलोसिटी हो गई, तो ये वेलोसिटी इंटू ये ऑलरेडी वेलोसिटी का स्क्वायर था, तो यहाँ से 1000 इंटू वेलोसिटी, सॉरी 100 इंटू वेलोसिटी का क्यूब आ गया, वेलोसिटी मतलब 2 का क्यूब। तो यहाँ से पावर डेवलप हुई आपकी 8,800 आएगी ना, अरे यार 100 में, तो 800 वाट आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया बी, आंसर बी हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझो एक बार और, कि देखो इसमें क्या बोला है आपसे, कि एक इंजन है, ठीक है, एक इंजन है, वो एक पावर डेवलप कर रहा है, पावर डेवलप ऐसे कर रहा है कि जब पानी उस पाइप से बाहर निकलता है, जब पानी उस पाइप से बाहर निकलता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 2 मीटर पर सेकेंड। जब पानी उससे बाहर निकलता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालनी थी इंजन पावर कितनी डेवलप कर रहा है। आप जानते हो पावर डेवलप होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये कितना फोर्स इस वाटर को प्रोवाइड कर रहा है, कितना फोर्स इस वाटर को प्रोवाइड कर रहा होगा ये वाटर को, और इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेलोसिटी की तो वैल्यू आपको पता है कि 2 मीटर पर सेकेंड से पानी बाहर निकल रहा है। तो फोर्स निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए आपने मास इंटू एक्सीलरेशन किया, मास इंटू एक्सीलरेशन, कितना मास फ्लो रेट है, कितना मास पास हो रहा है, और उसका एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन आप जानते हो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है,
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी तो इतना मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम को ले गए मास के नीचे। लेकिन मास पर यूनिट टाइम की वैल्यू थोड़ी दे रखी थी, मास फ्लो रेट नहीं दे रखी ना, केजी पर सेकंड होती है, यदि मास पर सेकंड मास फ्लो रेट दे रखी होती। लेकिन अपने पास मास फ्लो रेट नहीं थी, मास पर यूनिट लेंथ थी। तो मैं क्या करता हूँ, एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। तो मास पर यूनिट लेंथ आपकी आ जाएगी 100 और लेंथ पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ पर यूनिट टाइम ये क्या है, वेलोसिटी है। लेंथ पर यूनिट टाइम ये क्या है, वेलोसिटी। कितना मास उस लेंथ में फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरह से v का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई मास पर यूनिट लेंथ, इस तरह से आपकी पावर डेवलप आ गई 800 वाट। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि ये पूछ लेता कि इस 2 मीटर पर सेकेंड के 2 मीटर पर सेकेंड जो है अपने पास जो वेलोसिटी जिससे ये बाहर निकल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। और यदि वो हाफ एम वी स्क्वायर, एम मतलब यहाँ पे टोटल मास कितना निकल रहा है, लेकिन मास नहीं पूछ के वो पूछता, वो आपसे क्या पूछता कि काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड पर यूनिट टाइम बताओ। पर यूनिट टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, पर यूनिट टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी वाटर लेके निकल रहा है, पर यूनिट टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी वाटर इम्पार्ट कर रहा है। ऐसे यदि पूछ लेता, जो क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया यूनिट में, पर यूनिट टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी इम्पार्ट हुई, तो देखो पर यूनिट टाइम यदि आपको निकालनी है, फॉर्मूला वही लगेगा हाफ एम डॉट वी स्क्वेयर, जहाँ पर एम डॉट क्या है, एम डॉट है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट आती है केजी पर सेकंड में, मास फ्लो रेट केजी पर सेकंड में आएगी, मास फ्लो रेट केजी पर सेकंड में आएगी। तो यहाँ से हाफ, यदि इसको देखो तो एम बाई टी होगा ये वी स्क्वायर, ये हो गई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये होगा टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम यही आपसे पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी इम्पार्ट करे, कितनी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम वाटर लेके निकलेगा, यदि ये आपसे पूछ लिया तो डिवाइड बाई टाइम। लेकिन हाफ एम डॉट वी स्क्वायर, यही वेलोसिटी आपको पता ही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है। एम डॉट की वैल्यू यदि आपको निकालनी हो तब कैसे निकालोगे, एम डॉट यहाँ पर क्या है, मास फ्लो रेट केजी पर सेकंड में आएगी, और आपको जो वैल्यू दे रखी है एम डैश वो दे रखी है 100, ये किसकी वैल्यू है, केजी पर मीटर। पर यूनिट लेंथ कितना मास है, पर यूनिट लेंथ कितना मास है, और आपको वेलोसिटी भी दे रखी है, वेलोसिटी भी दे रखी है। तो क्या आप यहाँ से मास फ्लो रेट निकाल सकते हो एम डॉट, तो एम डॉट की जो वैल्यू होगी एम डैश इंटू वी होगी। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो इंटू 2। अब इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट थी केजी पर मीटर मास की, और इसकी यूनिट है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो क्या मास फ्लो रेट आ गई आपके पास 200, क्या मास फ्लो रेट आ गई, क्या मास फ्लो रेट आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। तो यहाँ से यदि आप इसको देखो तो हाफ एम डॉट की वैल्यू 200 इंटू वेलोसिटी कितनी है इसकी 2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100, मतलब 400 वॉट। एनर्जी पर यूनिट टाइम भी वॉट, वो भी एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है, जूल पर यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड, इसी को बोलते हैं वॉट बोलते हैं। तो ये वैल्यू भी वॉट में आ रही है, एनर्जी डेवलप पर यूनिट टाइम, एनर्जी डेवलप काइनेटिक एनर्जी डेवलप पर यूनिट टाइम, मतलब काइनेटिक एनर्जी डेवलप पर यूनिट टाइम मतलब जूल डेवलप पर यूनिट सेकंड, इसकी यूनिट भी वॉट होगी। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इंजन कितनी पावर डेवलप करेगा, इंजन एक्चुअली में पावर डेवलप कितनी कर रहा है, तो यहाँ से अपने फोर्स इंटू वेलोसिटी से निकाली हो। और दूसरे क्वेश्चन पूछा कि जो वाटर बाहर यहाँ से निकल रहा है, वाटर जो आउटलेट में फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड विद दैट वाटर, जो वाटर वहाँ से बाहर निकल रहा है वो कितनी एनर्जी लेके निकल रहा है। तो देखो जो पावर इंजन यहाँ से डेवलप करेगा और जो पाइप में फ्लो होने के बाद फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, बीच में बहुत सारे लॉस भी तो हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो इसको मिलेगी जो इंजन पावर डेवलप करेगा उसके कंपेरिजन में कम मिलेगी, और यहाँ पे दिख भी रहा है। देखो यहाँ पे 400 वॉट ही काइनेटिक एनर्जी वो लेके निकल पा रहा है, लेकिन इंजन ने पावर डेवलप कितनी करी 800 वॉट, बाकी एनर्जी कहाँ गई। यदि पूछ ले लॉस कितने हुए तो निकाल सकते हो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, कितनी पावर का लॉस हुआ, 800 डेवलप करी और वाटर को 400 मिल पाई, तो कितना लॉस हो गया 400 वॉट पावर का लॉस हो गया। इस तरह से यदि आप दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस समझने की कोशिश करना कि वाटर को कितनी एनर्जी मिली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और इंजन ने कितनी पावर डेवलप करी। अपना पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय इंजन, देन दिस इज द प्रोसीजर। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी देन दिस इज द प्रोसीजर।
So you can clearly see the difference. What is the difference between these two questions? So this is the final question. We have solved all the questions. So thank you so much. ये दो question